हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। किसी ने सच ही कहा है कि जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। और कहते हैं जब बीज बोया जाए बबूल का तो वहाँ पर आम कहाँ से प्राप्त होगा। तो यही बात उस समय इस भारत उपनिवेशों के करण की तकनीकों के बारे में बताता है कि जब महाराजाओं ने अपनी बुद्धिमत्ता का ये सबूत दिया कि पूरे ही राज्य ब्रिटिश के हाथों में सौंप दिया, तो आने वाला जनरेशन जो था वो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा और बहुत ही समस्याओं से गुजरना पड़ा। कहते हैं जब आप शुरू में ही गलतियां करने स्टार्ट कर दोगे तो अंत में आपको क्या प्राप्त होगा। और इवन ये पढ़ाई पे भी लागू होता है। अगर आप शुरू से टॉपिक नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, नहीं करते हो, तो आप लास्ट में क्या कर लोगे? क्या 5-10 क्वेश्चन करने से क्या आप टॉपर कहलाओगे? फिर तो आपको पास होने पे भी जो है मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए सदैव त्रिपाण स्टडी सेंटर यही बात को प्रायोरिटी देता है कि आपको चैप्टर को समझना चाहिए कि चैप्टर में है क्या। जब आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा तो सोच लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान नहीं रहेगा। तो इससे त्रिपाण सेंटर यही बात हमेशा कहता है कि आगे की तैयारी करनी है तो अभी से शुरुआत कर दो। अगर अभी जो गलतियां करोगे उसका परिणाम आपको फ्यूचर में पता चलेगा, इसलिए अभी से गलती करना छोड़ दो। और यही बात उस समय के राजाओं ने किया। कहते जब राजा ने अपने पुत्रों के, अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा तो सिर्फ इतना कि अपना राज्य कैसे बचाया जाए और कैसे ब्रिटिश के हाथ एक कठपुतली बन जाए। और आने वाला समय में बहुत स्ट्रगल हुआ। इवन कि आपको पता ही है 1857 की जो क्रांति हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उस क्रांति ने पूरे जो है ब्रिटिश का जो है जड़ को उखाड़ के फेंकने की हर संभव कोशिश किया। लेकिन देखा जाए तो कुछ अपने ही लोगों के कारण जो है 1857 की क्रांति फेल हो गया। तो इसी विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं और हर एक बात पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में उपनिवेशीकरण के तरीके क्या थे, कैसे उपनिवेशीकरण किया गया। तो कहते हैं यूरोप के नक्शे को देखें, आपको ये बात साफ समझ में आ जाएगा कि कई बड़े छोटे जो है वहाँ पर राज्य आपको दिखेंगे। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो इन छोटे राज्यों के पास अपने उद्योग के कच्चा माल और तैयार माल के लिए बाजार नहीं था। कहते हैं हम स्वयं उत्पादन करें और स्वयं ही खा जाए तो इससे जो है आपकी इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं होगी। भारत में ये ऐसा हो रहा है कि हम खुद ही उत्पादन कर रहे हैं और खुद ही इसका कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? क्या हम कभी इकोनॉमिकल तौर पे अर्थव्यवस्था में मजबूत बन सकते हैं? कदाचित नहीं, क्योंकि इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था पे हमें मजबूत तब हम बन सकते हैं जब हमें विदेशी करेंसी भारत में आए। और विदेशी करेंसी कब भारत में आएगा? जब भारत हर चीज़ों में सक्षम होगा, तब विदेशों को जरूर जो है भारत में आकर्षित करेगी। लेकिन ऐसा करने में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बातें आगे रखने के लिए अग्रसर है। अब इन देशों ने एशिया अफ्रीका में बाजार की तलाश करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश इस बात को भली भांति जानता था कि औद्योगिक क्रांति तो हुई है लेकिन जो माल तैयार हुआ है वो स्वयं ही खपत नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एशिया और अफ्रीका में बाजार की तलाश करना शुरू कर दिया और इंग्लैंड भारत के साथ व्यापार नियंत्रण करने में सफल भी रहा। इंग्लैंड को भारत का व्यापार भा गया और उन्होंने भारत को ही अपना उपनिवेश बनाया। और भारत में उनके लिए जो है नियंत्रण करना बहुत ही सरल था, क्योंकि उन्होंने इस बात को राजनीति में झांक लिया कि यहाँ हर कोई व्यक्ति जो है कहते हैं राज्य के लालसा में लगे हुए हैं और वो अपने से भी धोखेबाजी कर सकते थे। तो यही बात इंग्लैंड को भारत पे जो है व्यापार करने और नियंत्रित करने में काफ़ी मदद कर दी। और 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी यहाँ हो गया और इस कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन भी मिला और इसकी मदद से इंग्लैंड भारतीय उपमहाद्वीप में अपना क्षेत्रीय सीमा का विस्तार करने में भी सफल हो गया। पहली फैक्ट्री जो भारत में
अंग्रेजों ने लगाई वो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। ये कई टाइम में जो है यूपीएससी एग्जाम या कोई भी कंपटीशन वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि ब्रिटिश ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था, या कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। तो भारत में फैक्ट्री जो बनाई वो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी, और 1615 में सर थॉमस रो के मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा, इलाहाबाद और भरूच में फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी मिल गई। और उस समय काल में जहांगीर थे, और जहांगीर ने आगरा, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्री खोलने की इंग्लैंड को इजाज़त दे दी। उनकी महत्वपूर्ण बस्तियां दक्षिण तट पर मद्रास में थी, यानी अंग्रेजों की जो बस्ती थी उस समय मद्रास में थी, जहां उन्होंने एक किले जो है बंद फैक्ट्री का निर्माण किया। देखिए पहले से इन्होंने सोच लिया, इसलिए उन्होंने किले बंद फैक्ट्री का निर्माण किया, यानी मकसद थी फैक्ट्री बनाने की, लेकिन वास्तविकता थी उनकी वहां पर राज्य करने की। कहते हैं सेंट जॉर्ज किला कहा जाता है, आज के समय में इसको सेंट जॉर्ज किला के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने यह पहली मालिकाना जीत प्राप्त की, क्योंकि ये वो समय था जब उनको जो है पूरी तरह आश्वासन हो गया कि भारत में उनकी राजनीतिक जो है दृढ़ हो सकती है, क्योंकि जब उन्होंने फैक्ट्री की इजाज़त ले ली और उन्होंने किलाबंदी की तो वहाँ पर कोई राजाओं ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। तो कंपनियों ने ये पहली मालिकाना जीत प्राप्त हुई, जिससे उनकी पावर और बढ़ गई। भारत की धरती पर धीरे धीरे कंपनी अपने व्यापार का विस्तार करने लगी, और उस समय तक कंपनी में अच्छी तरह से स्थापित हो गई, और वह भारत के अन्य प्रतिद्वंद्वियों जैसे यूरोपीय शक्तियों का अनुकूलन करने में सफल रही। क्योंकि इंग्लैंड जब भारत में अपना जब प्रभुता स्थापित करने में सफल हुए तो वो यूरोप को यहाँ पर व्यापार करने के लिए छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने यूरोप की शक्तियों का उन्मूलन कर दिया। अब उन्होंने शासकों के राजनीतिक मामले में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया, यानी उनको पता था कि जब तक यहाँ राजनीतिक में अपना कंट्रोल नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पर हर चीज़ अपना नहीं होगा, इसलिए उन्होंने शासकों के राजनीतिक मामले में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो आपके समक्ष मैप आया है वो यूरोप का मैप है। देखिए यूरोप आप देख सकते हो कि सारे जो है रूस है, यूक्रेन है, पोलैंड है, ये सारे के सारे यूरोप के अंतर्गत आते हैं। और इधर साइड देखिएगा तो अफ्रीका है, इधर साइड देखिएगा तो एशिया है। तो यूरोप के जो है लैंड पूरे ही फैला हुआ है, उत्तरी अटलांटिका महासागर भी इसी क्षेत्र में है, पुर्तगाल भी, स्पेन भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि आपके स्क्रीन पे मैप के अंतर्गत दिखाई जा रही है। 19वीं शताब्दी के भारत के नक्शे को देखो, आपको ये बात भली भांति समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अंग्रेजों और यूरोपीय वासियों का कैसे जो है भारत पे अपना जो है प्रसार बढ़ाए थे, और वो हम देखेंगे। पहले हम जानना ये चाहेंगे कि आखिर 19वीं सदी में नक्शा में जो है बदलाव क्यों आया, क्यों जो पूरे भारत जो था राजाओं महाराजाओं का देश हुआ करता था, आखिर इस नक्शे में ब्रिटिश और यूरोपों का जो है नक्शा क्यों बना के रख दिया। तो आप कई बड़े और छोटे स्वतंत्र राज्यों को भी देख सकेंगे उसमें। इन राज्यों को अपने स्वयं के शासक और अर्थव्यवस्था, भाषा और संस्कृति थी, क्योंकि इन राज्यों के अपने स्वयं के शासक थे, अर्थव्यवस्था थे और भाषा और संस्कृति थी। इन राज्यों में लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध होते ही रहते थे। वही बात आ गई कि आपस में ये लड़ते रहते थे। आपस में जब लड़ते रहेंगे तो जनरल सी बात है तीसरा बंदा जो है इसका फ़ायदा उठा ले जाएगा। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि वे यूरोपीय शक्ति के विशेष रूप से ब्रिटिश के एक शासन का शिकार बन गए। यानी ये जो थे ये ब्रिटिश के लिए एक आसान शिकार बन गए, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते थे। वह प्लबसी जो 1757 और बक्सर के जो युद्ध हुई थी, 1764 की लड़ाई थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं प्लबसी और बक्सर का जो लड़ाई लड़ी गई ये साफ कर दिया भारत में जो है अंग्रेजों के शासन के लिए। जहां अंग्रेजों को भारत में शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई, यानी अंग्रेज यहाँ पर जीत गए, और इन लड़ाइयों के माध्यम से ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता को एक लंबे युग की शुरुआत हो गई।
प्लबसी की लड़ाई बंगाल में अंग्रेजों ने जीता था और उन्हें जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और बदले में एक विशाल राशि तथा जो है 24 परागण के क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया। यानी मीर जाफर को जो है राजा बनाकर बहुत बड़ी राशि जो है उन्होंने हासिल किया और 24 परागण क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया। लेकिन मीर जाफर उन्हें और अधिक भुगतान करने में सक्षम नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम जो एक मजबूत शासक था उसे नवाब उस समय बना दिया। अब देखिए कहते हैं ना, अंग्रेजों का मकसद सिर्फ था भारत में अपना दबदबा बनाना और वो जैसा चाहे वैसा उस समय कर रहे थे राजनीतिक क्षेत्र को। मीर कासिम अधिक पैसा या नियंत्रण के लिए अंग्रेजों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। अब मीर कासिम जो था पैसा और नियंत्रण को अंग्रेजों को मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। अंततः उसे भी हटा दिया और मीर जाफर को पुण्य नवाब बना दिया गया। तो वही मैंने कहा ना, अंग्रेज सिर्फ अपना जो है मतलब पूरा करना चाहते थे, चाहे वो मीर जाफर से हो मतलब पूरा, चाहे मीर कासिम से हो, उनका तो सिर्फ था लाभ कमाना। मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 22 अक्टूबर 1754 में बक्सर नामक जगह पर लड़ाई लड़ी और उसकी हार निर्णायक रही। कहते हैं ये लड़ाई जो थी निर्णात्मक थी और इसमें हार हो गई। तथापि अंग्रेज ने सफलतापूर्वक बंगाल पर अब नियंत्रण प्राप्त कर लिया। फिर भी जो है संपूर्ण भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करना एक सरल काम नहीं था और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय शक्ति ने अंग्रेजों के जो है सीमा विस्तार के प्रयासों का विरोध करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं अब प्रयास करने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब प्रयास करने से क्या था जब अंग्रेज ने काफ़ी क्षेत्रों में अपना दबदबा बना लिया। तो कहते हैं इस समय वो था जहाँ पर भारतीय राजाओं का विघटन होना शुरू हो गया। अब हम विभिन्न भारतीय राजाओं के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा किए गए युद्धों के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं भारत का मैप जो 19वीं सदी में बनी थी और इसमें अंग्रेजों का कैसा दबदबा और क्षेत्रीय राजाओं का क्या दबदबा था। चलिए मैप के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करें। इस मैप में आप भली भांति देख सकते हो कि जो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो लाइन पूरे भारत में दिख रहे हैं, कलर दिख रहे हैं, वो उस समय क्षेत्रीय राजाओं के अधीन राज्य हुआ करता था। चाहे गुजरात हो, मलबा, भोज हो, मराठ हो, सदारा, हैदराबाद, निजाम, मसूर, पूना, इस सब के सब भारतीय राजाओं के द्वारा नियंत्रित था। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहा है वो जो है ब्रिटिश के अंतर्गत राज्य थे जो ब्रिटिश ने अधिकार पूरी कर लिया था। आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो उसने बंगाल पे किया, उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। और ये वो समय था जब इनकी प्रभाव धीरे धीरे पूरे भारत में ही जो है बढ़ रहा था। इवन कि अगर आप देखोगे यहाँ पर रेड कलर से दर्शाया गया है, वो यूरोपीय कंपनी थी। यूरोपीय कंपनी गोवा, मद्रास और पंडिचेरी में अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल थी, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने इसको भी खदेड़ के यहाँ से भगा दिया और एकाधिकार कर लिया पूरे भारत पे। तो ये मैप भी आपको समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखें जो इंडो एग्लो युद्ध हुई, अब कौन कौन से युद्ध जो थे निर्णायक युद्ध थे जो भारत के जो है पूरा ही इतिहास को ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कौन कौन से युद्ध है। देखा जाए तो पहला युद्ध तो यही था एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। कहते हैं हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के समक्ष नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है मैसूर जो था 18वीं सदी में काफ़ी पावरफुल था और उसमें हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और इन्होंने बहुत ही मजबूती से अपने राज्य को जो है बनाया था। लेकिन अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए। अंत में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो कि 1799 में वीरतापूर्ण हार और टीपू सुल्तान की मृत्यु को मैसूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। कहते हैं इस युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को बहुत ही चतुराई के साथ जो है हत्या की थी। आप समझ सकते हो कि एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने यहाँ चापलूसी का जो है परिचय दिया और टीपू सुल्तान को जो है धोखे से हत्या की गई।
नहीं तो टीपू सुल्तान जो था अंग्रेजों से दो चार हाथ करने को सदैव तैयार थे। कहते कनारा और केलम बट्र और जो है श्रीरंगपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेजों द्वारा जो है सुरक्षित अधिकार में ले लिए गए। यानी इस युद्ध का परिणाम यही हुआ कि अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान की हत्या करने में सफल हो गए और इसके कारण जो है कनारा, कोलम्बेटर और जो है श्रीरंगपट्टनम में अपना अधिकार जो है स्थापित करने में अंग्रेज जो थे सफल हो गए। यहाँ पर आपके स्क्रीन में जो दिख रहे हैं वो टीपू सुल्तान है, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और इस युद्ध में बेशक वो हार गए, लेकिन इतिहास में उनका नाम सदैव ही याद किया जाएगा, क्योंकि इनके वीरता के कारण अंग्रेजों को जो है लोहे चबाना पड़ गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था इनके योगदान। उसके पश्चात आता है एंग्लो मराठा युद्ध। देखिए एंग्लो मराठा युद्ध भी काफ़ी महत्वपूर्ण था मराठा क्षेत्र के लिए। कहते 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठे जो है पश्चिमी और मध्य भारत में एक और दुर्गेश शक्ति बन गए, लेकिन आपस में सत्ता के लिए संघर्ष के कारण अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अब देखिए हर जगह हम एक ही बात जानते हैं कि जब आपस में ये लड़ते हैं और लड़ने के कारण क्या होता है, अंग्रेज उनका फ़ायदा उठा के अपनी सत्ता का जो है मजबूत कर लेते हैं। और वही आज जो घटना है आज की राजनीतिक में भी देखने को मिलता है कि जो पार्टियां हैं आपस में ही लड़ती रहती है और कहीं ये ना हो कि तीसरा बंदा जो है इसका फ़ायदा उठा के यहाँ चला जाए। तो ये हमेशा डर बना रहता है। राजनीतिक में ये होना चाहिए कि देश के लिए जो है हर पार्टी को कार्य करना चाहिए और देश भलाई के लिए करना चाहिए, अपने देश को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। पार्टियों में देखा गया है वो हर तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे दूसरे देश में जो हमारा देश का भी अपमान भी करके आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के कानून कुछ नहीं उनको बिगाड़ पाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। जब घर का भेदी होगा दूसरे देशों में जाकर अपने देश की बुराइयां करेगा तो समझ जाइए कि देश के जो है क्या होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भी जो है यही चाल चली। जब उनके आपसी झगड़ा हो रहे थे सत्ता के लिए तो अंग्रेज़ों ने उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और सहायक संधि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच कई युद्ध का कारण बनी, क्योंकि सहायक संधि वो करते थे लेकिन वो पूरे राज्य को जो है हथियाने की कोशिश करते थे। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1819 ईस्वी में लड़ी गई थी, उन दोनों के बीच अंतिम युद्ध था और अंग्रेजों ने पेशावर और को हराकर गद्दी और उसकी सभी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। यानी देखा जाए तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण था जहाँ पर उसने पेशावर को जो है हराकर पूरे राज्य पर अपना कब्जा जो है जमा लिया। पेशवा को पेंशन बंद कर दी गई और उसे उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया और अंग्रेज यही करते थे, उनके शासन पर अधिकार कर लेते थे और उनको पेंशन पे जो है आश्रित कर देते थे और उनको कहीं ना कहीं भेज देते थे। जैसे यहाँ पर जो है पेशावर के साथ भी किया, उनको जो है पेंशन पे रखा गया और उन्हें उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट जो है बिठूर में भेज दिया गया। उसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंग्लो सिख युद्ध। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं एंग्लो सिख युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये निर्णायक युद्ध था। कहते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में समक्ष जो है नेता महाराजा रणजीत सिंह थे, यानी जो लीडर थे महाराजा रणजीत सिंह, जो काफ़ी पावरफुल थे और देखा जाए 1782 से लेके जो 18 शताब्दी तक उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, सिख एक प्रभावशाली राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक खतरे के रूप में उभरा। यानी देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही पावरफुल थे और वो ब्रिटिश को जो है हर संभव सबक सिखाने के लिए तैयार थे और ये बात अंग्रेज भी भली भांति जानते थे कि महाराजा रणजीत से जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और इसलिए वो कभी भी जो है जीवन काल में यानी महाराजा रणजीत सिंह के जीवन काल में उन्होंने ऐसी गुस्ताखी नहीं की, कभी की भी तो उन्होंने जो है इसको कुछ और ही रूप दे दिया। अंततः ब्रिटिश सिखों के नियंत्रण करना चाहते थे। ब्रिटिश सदैव ही सिखों पर अपना नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि सिख जो है काफ़ी पावरफुल है और वो जो है उनसे जीतना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए अंग्रेज जो है सिखों पर नियंत्रण करना चाहते थे
और रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई 1839 में, मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई, चारों तरफ निराशा की दौड़ चलने लगी। अंग्रेजों ने इसका पूरा लाभ लिया और प्रथम सिख जो है एंग्लो सिख यानी जो 1845 यानी महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात लड़ी गई प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, और ये युद्ध छोड़ दिया जो सिखों को हार के साथ समाप्त हो गया। और इसमें भी वही बात थी जो हमेशा रही है, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के लालच ने जो है अंग्रेजों को जीतने में जो है सक्षम बना दिया। अगर आप इसके पूरे इतिहास पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगी आखिर को कौन व्यक्ति थे जिनके कारण जो है पंजाब में जो है सिखों की हार हुई। और वो दो बंदे सिर्फ थे, और दो बंदों के कारण जो था पूरा सिख समुदाय जो था हार गई, और जिसके कारण जो है अगले सिख युद्ध के कारण रणजीत सिंह की पूरे शासन पे, राज्य पे जो है अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। और कहते हैं उसके बाद द्वितीय एंग्लो सिख भी युद्ध हुई जो 1849 में हुई, और अंग्रेज ने सिखों के गुजरात चिनाब नदी के पास के शहर की लड़ाई में हरा दिया। और ये हार बहुत ही कहते हैं बेकार थी, जिसके कारण पूरा ही नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में चला गया और सिखों के प्रमुख ने आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाब पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। यानी लॉर्ड डलहौजी उस समय का जो है मेन व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर पूरा ही कब्जा कर लिया। उनके चापलूसी के कारण ही ये संभव हो पाया। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे के उनको जो है ईसाई अपना बना के और उनको जो है इंग्लैंड भेज दिया गया। कहते हैं उसके पश्चात भी जो है महाराजा दिलीप सिंह वापस पंजाब आए थे और फिर उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया था। यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो महाराजा रणजीत सिंह है। आप समझ सकते हो कि महाराजा रणजीत सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण थे पंजाब क्षेत्र के लिए, और इनके शासनकाल में जो है अंग्रेजों ने कभी अपना सर नहीं उठाया और कभी भी महाराजा रणजीत सिंह के सामने आने का उनका पावर नहीं रही। लेकिन जैसे महाराजा रणजीत सिंह कमज़ोर होते गए, अंग्रेजों ने जो है पंजाब पे अपना कब्जा जमाने के लिए जो है शुरुआती दौर बना दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर। उसके पश्चात आता है अन्य विजय, अधिग्रहण और अनुबंधों के प्रणाली। देखिए कहते हैं और भी युद्ध हुई, कहते हैं ये तो मुख्य युद्ध थी जो एंग्लो युद्ध के अंतर्गत आया था, और देखा जाए तो यहाँ पर ब्रिटिश के खिलाफ बहुत से युद्ध लड़े गए। कहते हैं 1761 में मराठा के विरुद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई पहले से ही भारत में अंग्रेजों की सफलता के लिए मंच प्रदान कर चुकी थी। यानी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों के लिए जो है पहले ही मंच तैयार कर दिया था, और जल्द ही कई और अधिक देशों तथा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आ गए। और यह सब एक प्रणाली द्वारा किया गया जिसे विल्ले की नीति के नाम से जाना जाता है, यानी विल्ले के नीति कहते हैं। और साथ में सहायक संधि भी कहा जाता है इसको। सहायक संधि मतलब सहायता करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना पैर जो है जमा लिया। इसके द्वारा स्वतंत्र राज्यों को एक बड़ी संख्या में ब्रिटिश साम्राज्य कब्जे में ले लिया गया। यानी बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश ने इंडिया के जो है राज्यों को अपने कब्जे में लिया, और कहा गया कि ये ब्रिटिश जो है संरक्षण का आनंद ले रहे हैं। यानी देखिए उस समय ये भी चापलूसी हुई कि राजाओं को संरक्षण करने के लिए ब्रिटिश ने उनको फौज प्रदान किया और उनको ये कहा कि आपको सिर्फ हम संरक्षित करेंगे। लेकिन उसके जो है शासक सिंहासन के लिए एक जो है प्राकृतिक बारिश छोड़े बिना मर गए। अब जिन्होंने बारिश नहीं छोड़ा उनके लिए अंग्रेजों ने बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र रचा, और उनके गोद लिए बेटे की संपत्ति या पेंशन अंग्रेजों ने ज़्यादा समय तक नहीं दी। और इस तरह डलहौजी ने सतारा मराठा राज्य जो 1848 में, और संबलपुर जो 1850, उदयपुर जो 1832 और नागपुर जो 1853 और झांसी जो 1854 और अवध जो 1856 पर कब्जा कर लिया। यानी लॉर्ड डलहौजी ने इन सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाने में सफलता प्राप्त कर लिया। और सहायक संधि में जो भारतीय राज्य अंग्रेज के अधीन थे उनकी सेनाओं को निलंबन कर दिया गया। यानी जो सहायक संधि में जो भारतीय राज्य अंग्रेजों के अधीन थे उनकी सेनाओं को निलंबित कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश सैनिकों का बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया। यानी ब्रिटिश सैनिकों को जो है भारतीय सैनिकों को अंग्रेज बनाने में मजबूर किया गया और उनकी ब्रिटिश कार्य पर भी अपना नियंत्रित स्थापित कर लिया।
अंग्रेजों के जो है उनके किसी भी प्रयोजन आर्थिक और राजनीतिक के लिए अन्य विदेशी राज्यों के साथ गठजोड़ करने के अधिकार भी छीन लिया गया। यानी राजाओं के सारे अधिकार उस समय छीन लिया और बदले में उन्हें जो है अपने प्रतिद्वंदियों से अंग्रेज द्वारा संरक्षण भी दिया गया। तो वो सारे हथकंडे अपनाए जो उस समय राज्य को स्थापित करने के लिए उनको चाहिए था। अधिग्रहण की नीतियों ने न केवल भारतीय शासकों को भी प्रभावित किया बल्कि परंपरागत विद्वानों और पुरोहित वर्ग जो शासकों और मुखियों और अमीरों और जमींदारों के निर्भर थे वो अपना संरक्षण खो दिए और इस प्रकार वे निर्धन भी हो गए। तो ये सारे कारण जो थे उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण थे भारत की राजनीति को जो है अपने अंडर करने के लिए। कहते हैं 19वीं सदी के मध्य तक कोई भी भारतीय शक्ति अंग्रेजों का विरोध या उन्हें चुनौती देने लायक नहीं रहे। 19वीं सदी तक कोई भी राज्य जो था भारतीय शक्ति जो थी अंग्रेजों के विरोध चुनौती देने के लायक नहीं थी, यानी वो चुनौती देने में असक्षम थे। असम, अराकान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो भोपाल और बर्मा के कुछ भागों पर 1818 से लेकर 1826 से पहले ही कब्जा कर लिया गया था और अंग्रेज ने 1853 में जो सिंध पर भी कब्जा कर लिया। अब इसमें एक चित्र आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, झांसी की रानी। देखिए झांसी की रानी के कहते हैं इनके भी कोई पुत्र नहीं थे, ठीक है। इनका गोद लिया हुआ बच्चा जो था उसको अंग्रेजों ने जो है अस्वीकार कर दिया और इस युद्ध में जो है झांसी की रानी यानी 1857 क्रांति में झांसी की रानी को भी जो है कूदना पड़ा और वो अपने पुत्र को जो है गोद लिया पुत्र को अपने पीछे जो है बैठा के उन्होंने जो है ये महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा और इसमें कहते हैं इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और कहते हैं वो कहते हैं कि पुरुषों से भी महानतम कार्य किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और अंग्रेजों को जो है आखिरी वक्त तक चुनौती देते रहे। तो ये सारी कहानी जो था इसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, राजाओं के इर्द गिर्द घूम रहे थे जिन्होंने गलतियां किया और अंग्रेजों को जो है भारत में अपने राज्य जो है एस्टेब्लिश करने में योगदान दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। आगे का टॉपिक जो है आर्थिक जो है प्रभाव, तो आर्थिक प्रभाव के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको ये बात सब समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है और शेयर के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे उनको भारत की जो स्टोरी है वो भी समझ में आएगा और वो आगे भी इसको फॉरवर्ड करेंगे। किस लिए कहते हैं अपना कार्य करना चाहिए, हमें दूसरे कामों का नहीं सोचना चाहिए, इसलिए आप अपना कार्य कीजिए, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके मोबाइल पे आने वाला है शायद उससे अनभिज्ञ रह जाइएगा। कहते हैं दोस्तों व्यक्ति वही चाहते हैं जहाँ पर ज्ञान का प्रसार होता है, ठीक है। और ज्ञान का प्रसार कहते हैं हर क्षेत्र में हर जगह है, लेकिन जो आपके लिए सही है उसी को ही चुनना चाहिए। अगर आपको तिरपान सृजन अच्छा लगता है तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि बच्चे सिर्फ वीडियो देखते हैं और बाद में फिर मुझे कमेंट करते हैं जब वीडियो बाद में उनको मिलता है तो कहते हैं आपका वीडियो मिला नहीं। तो इसमें तो गलती यही है ना कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करके अगर मोबाइल में इसको सेव कर लेते हो तो ये हमेशा के लिए आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, जब चाहो अब तब जो है आप तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा उठा सकती हो, ठीक है। और सोचिएगा कि तिरपान सेंटर सिर्फ यहीं तक सीमित होता है, ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है और यहाँ पर सारे वीडियो जो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सोचना नहीं है, जो रेड बटन आपके मोबाइल में दिख रहा है उसको दबाइए और जो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।